मित्रों, नमस्कार। आशा है आप सानंद प्रसन्न होंगे। आज हम आपको उत्तराखंड के एक ऐसे भड़ महावीर पुरुष की कथा सुनाएंगे जिन्हें उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है और जिन्होंने गढ़वाल को औरंगजेब द्वारा लगाए जाने वाले जजिया कर से मुक्त कराया था। तो सुनिए कथा उस भड़ की जिसका जिक्र गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीत में भी किया है। बीरो भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश। इस गीत में उस महावीर का भी जिक्र गीतकार के द्वारा किया गया है। मित्रों, इस महावीर को गढ़वाल का चाणक्य और पहाड़ का नाना फड़नवीस कहा जाता है। इतिहास के मर्मज्ञ तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि ये महावीर न होते तो शायद पंवार वंशीय राजाओं का वक्त इतिहास में बहुत कम दर्ज होता। आइए प्रारंभ करते हैं कथा पुरिया नैथानी की। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में एक जिला है जिसका नाम है पौड़ी। इस जिले में एक खूबसूरत ऐतिहासिक गांव है नैथाना। यह गांव अधवानी के घने जंगलों में बसा है और अविरल बहती नयार नदी के सौंदर्य को निहारता रहता है। इसी गांव में गेंदामल नैथानी, जिन्हें गोंडू के नाम से भी जाना जाता है, के परिवार में 22 अगस्त 1648 को एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है पूरणमल नैथानी। बचपन में प्यार से उन्हें पुकारा जाता है पुरिया और यही नाम आगे चलकर वीरपुरिया के नाम से प्रसिद्ध होता है। पुत्र के जन्म के समय पिता गेंदामल की आयु बहुत थी। इतनी बड़ी उम्र में पुत्र प्राप्ति के हर्ष से पिता बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने पुरिया के भविष्य को जानने के लिए ज्योतिषीय गणना करवाई तो ज्योतिषियों के द्वारा कहा गया कि यह बालक विलक्षण, होनहार और महान व्यक्तित्व वाला सर्वविजयी योद्धा के रूप में यश प्राप्त करेगा। सुनकर पिता के हर्ष की कोई सीमा न रही। मित्रों, यह उस समय की बात है जब श्रीनगर दरबार में शंकर डोभाल नाम के एक दीवान थे। उनका उस समय राज दरबार में बहुत अधिक प्रभाव था। इस समय महाराजा पृथ्वीपति शाह गढ़वाल पर राज्य कर रहे थे। शंकर डोभाल ज्योतिष में बहुत पारंगत थे। गेंदामल का उनसे बहुत अच्छा परिचय था, इसलिए उन्होंने पुरिया की जन्मपत्री शंकर डोभाल जी को दिखाई। शंकर डोभाल जी ने बालक के भविष्य को देखा तो वे अपने आप में चमत्कृत हो गए। उन्होंने भी बालक के भविष्य को अत्यधिक उज्जवल बताया और कहा कि अगर गेंदामल उन्हें इस बालक को गोद दे दे तो वे बहुत अधिक उन पर कृपा करेंगे, क्योंकि शंकर दीवान के कोई संतान उस समय तक नहीं थी। लेकिन बड़ी उम्र में प्राप्त पुत्र को भला गेंदामल जी उन्हें कैसे दे सकते थे, इसलिए उन्होंने शंकर डोभाल की बात को नहीं माना। इस पर शंकर डोभाल ने दूसरा प्रस्ताव रखा कि भविष्य में जब कभी मेरी पुत्री होगी तो उस पुत्री को वे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। इस प्रकार से पुरिया नैथानी उनके दामाद बन जाएंगे और इस विलक्षण बालक का सानिध्य उनको प्राप्त होता रहेगा। गेंदामल जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उस दिन से शंकर डोभाल जी ने पुरिया नैथानी के लिए मासिक धनराशि भेजनी प्रारंभ कर दी और पुरिया का भली भांति पालन पोषण होने लगा। मित्रों, धीरे धीरे पुरिया नैथानी 7 साल के हो गए और अपनी विलक्षण बुद्धि से वे सबको प्रभावित करने लगे। मंत्री जी ने उन्हें श्रीनगर बुला लिया और राजपुत्रों तथा उच्च कुलीन बच्चों के साथ उनकी शिक्षा दीक्षा होने लगी। ये वह समय था मित्रों
जिस समय सामान्य व्यक्ति के बच्चों के लिए पढ़ाई करना एक आकाश कुसुम तोड़ने के समान कार्य था। केवल उच्च वर्ग के बच्चों को, जिसमें राजाओं और मंत्रियों के बच्चे सम्मिलित होते थे, सेनापतियों के बच्चे सम्मिलित होते थे, उच्च पदाधिकारियों के बच्चे सम्मिलित होते थे और उन्हीं को ही शिक्षा प्राप्त होती थी। शंकर डोभाल जी की कृपा से पुरिया नैथानी को उच्च वर्ग के बच्चों के बीच में पढ़ने का अवसर प्राप्त हो गया। भाग्य सर्वोपरि होता है मित्रों, कभी अर्श पर बिठाता है तो कभी फर्श पर सुलाता है। पुरिया नैथानी का भाग्य चमक रहा था, इसलिए धीरे धीरे वे अर्श पर जाने की तैयारियां करने लगे। आकाश ने उनके लिए विभिन्न प्रकार के मार्ग खोल दिए। मित्रों, ये समय मुगलों का था। दिल्ली दरबार में मुगलों का प्रभुत्व बहुत अधिक था और पूरा भारतवर्ष लगभग उनके अधीन था। इसलिए पुरिया नैथानी ने हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अरबी फारसी को भी सीखा और घुड़सवारी तथा शस्त्र संचालन में तो वे पारंगत ही हो गए। 6 शास्त्र और 18 पुराणों में वे शीघ्र ही दक्षता प्राप्त करने में सफल हो गए। पुरिया नैथानी अपनी चहुमुखी प्रतिभा के बल पर राज दरबार में नियुक्त हो गई। मित्रों, इस नियुक्ति के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। उस समय बैलों की नुमाइश होती थी और जवान बैलों को मदिरा पिलाकर आपस में लड़वाया जाता था। मनोरंजन का यह बहुत सुंदर खेल था। एक दिन इस नुमाइश को देखने राजा मेदिनी शाह आए। तभी एक बैल बितका और भीड़ में घुस गया। वह राजा पर आक्रमण करने ही वाला था कि पुरिया ने उसे पकड़ा और जंजीर से बांध दिया। महाराज इस साहसी युवक से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दरबार में शामिल कर लिया। इसके 1 साल बाद उनका विवाह शंकर डोभाल की बेटी से हो गया। जिस समय उन्हें राज दरबार में नियुक्त किया गया उस समय उनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। 18वें वर्ष में उनका विवाह हो गया। मित्रों, पुरिया शाही अस्तबल के प्रधान बन गए। उनके नेतृत्व में घोड़ों को तरह तरह के करतब सिखाए जाते थे। शाही प्रदर्शनों में घोड़ों के प्रदर्शनों से राज्य की साख बढ़ा करती थी। एक बार श्रीनगर में घुड़सवारी का आयोजन हुआ। इस आयोजन को देखने के लिए दिल्ली दरबार से एक राजदूत भी आए हुए थे। गढ़वाली घुड़सवारों का प्रदर्शन देख राजदूत आश्चर्यचकित रह गया। राजदूत ने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा कि अगर आपके घोड़े छोटी हवेली को लांघने में समर्थ हो जाए तो मैं इनके वर्चस्व को स्वीकार कर लूंगा। राजा के असंभव कहने से पूर्व ही पुरिया नैथानी सामने आए और उन्होंने यह कर्तव्य दिखाने की मांग रखी। राजा से आज्ञा लेकर के पुरिया नैथानी ने अपने श्याम कल्याण नाम के घोड़े पर सवार होकर एक ऊंची छलांग लगाई और महल की ऊंचाई को पार कर गए। यह देखकर राजदूत ने उनकी बहुत प्रशंसा की और महाराज ने उसी समय उन्हें घुड़सवार सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। इस घटना का वर्णन भक्त दर्शन जी ने अपनी पुस्तक में बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। मित्रों, सुख के साथ दुख भी जीवन में आते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। बहुत अच्छा समय गुजर रहा था, लेकिन एक बड़ी बीमारी में पुरिया नैथानी की पत्नी की मृत्यु हो गई, जो शंकर डोभाल जी की पुत्री थी। शंकर डोभाल जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने पुरिया नैथानी के सामने प्रस्ताव रखा कि वे उनके परिवार की ही किसी दूसरी कन्या से विवाह कर ले, लेकिन पुरिया नैथानी जी ने इनकार कर दिया। कुछ समय बाद राजा मेदिनी शाह को मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा
अपनी पुत्री रोशन आरा के विवाह का निमंत्रण मिला। मेदिनी शाह ने पुरिया नैथानी को अपना प्रतिनिधि बनाकर राज दरबार में भेज दिया। धनपुर पाखा में उनकी मुलाकात चंदोला परिवार के एक लड़के से हुई। देखते ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। पुरिया नैथानी की यह प्रथम दिल्ली यात्रा थी। यह यात्रा अपने आप में बहुत खास रही। उस समय कोरदार भाबर की कुछ जमीन पर एक सैयद मुसलमान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। पुरिया ने अपनी जबरदस्त दलीलों से उस कब्जे को छुड़ा दिया। इस पर गढ़वाल का अधिकार माना गया। औरंगजेब इस उनकी वक्तृत्व कला से बहुत प्रभावित हुआ और उसने इस जमीन को गढ़वाल के राजा को दे दिया। टिहरी राज्य संग्रहालय में संग्रहित एक ताम्र पत्र में इस घटना का उल्लेख मिलता है। अगर आप कभी वहां जाए तो आप अवश्य इसको देख सकते हैं। इस कार्य के पुरस्कार स्वरूप महाराज ने 2000 बीघा जमीन पुरिया नैथानी को इनाम में दे दी। और मित्रों, इस यात्रा से लौटने के बाद पुरिया नैथानी का विवाह चंदोला कन्या से हो गया। मित्रों, कथा आगे बढ़ रही है, रोचक है, रोमांचक है, आपको अच्छी लग रही होगी तो इसमें कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मित्रों, इस यात्रा से जब वे लौटे तो इसके बाद उनकी दूसरी जो यात्रा हुई वह 1680 में हुई। इस समय औरंगजेब हिंदुओं पर जजिया कर लगा रहा था। आप जजिया कर समझते होंगे। जजिया कर का अर्थ था कि अगर तुम हिंदू ही बने रहना चाहते हो तो तुम्हें राज्य को कर देना पड़ेगा और अगर कर से बचना है तो तुमको मुसलमान बनना होगा। गढ़वाल के लिए यह कर चुकाना बहुत कठिन था क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। कर चुकाने के लिए जनता से अतिरिक्त अन्न लिया जाने लगा, जिससे राज्य की स्थिति और भी अधिक बिगड़ गई। ऐसे में कूटनीतिज्ञ पुरिया नैथानी को एक बार फिर दिल्ली दरबार में भेजा गया। दिल्ली दरबार में पहुंच करके पुरिया नैथानी ने जो कार्य किया वह आज भी इतिहास में अमर है। पुरिया नैथानी कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक व्यावहारिक पुरुष भी थे। अपने साथ एक करेला ले गए और हम जानते हैं कि करेला किस तरह के आकार का होता है, उबड़ खाबड़ आकार का होता है, बिल्कुल पर्वताकार। वहां पर जाकर के पुरिया नैथानी ने औरंगजेब के सामने उस करेले को रखा और औरंगजेब के सामने ये दलीलें दी कि पर्वतीय जीवन, पहाड़ी जीवन और पहाड़ी राज्य बहुत अधिक कठिनाइयों से गुजरता है। वहां की स्थिति ठीक इस करेले के समान है। आप समझ सकते हैं कि ऐसी उबड़ खाबड़ स्थिति में जहां पानी भी पर्वतों पर नहीं ठहर पाता है, नीचे बह जाता है, उस स्थानों पर किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते होंगे, इस पर आप जजिया कर लगा करके उनके जीवन को और अधिक कठिन बनाना चाहते हैं। ये उचित नहीं है। औरंगजेब इन तर्कों को सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जजिया कर माफ कर दिया। एक बहुत राजसी आयोजन हुआ जिसमें अन्य राजाओं को और उच्च पदस्थ लोगों को शामिल किया गया। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया गया और भोजन के पश्चात सबने आश्चर्यपूर्वक देखा कि पुरिया नैथानी ने अपने सामने के बर्तनों को, जो सोने और चांदी से निर्मित थे और जिनमें उन्होंने भोजन किया था, उनको उठा करके उन्होंने बाहर फेंक दिया। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। यह समाचार जब औरंगजेब के पास पहुंचा तो औरंगजेब ने पुरिया नैथानी को कहा कि तो आपने अपने गढ़वाल के वैभव को कम बताया है, हमसे झूठ बोला है। आपका राज्य बहुत अधिक समृद्ध है,
आपने सोने चांदी के बर्तनों तक को बाहर फेंक दिया है, तो इसलिए आपको जो है दंड दिया जाएगा। पुरिया नैथानी ने कहा, जहां पना यह बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश, हमारा राज्य बहुत अधिक पवित्र है और हम एक बार जूठे किए गए बर्तनों में दोबारा नहीं खाते। औरंगजेब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आपके यहाँ कैसे ठठेरे हैं जो रोज बर्तन बना सकते हैं और इतना सोना चांदी कहाँ से आता है। तो पुरिया नैथानी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि जहां पना मेरे राज्य में 2 ठठेरे हैं, सालू और मालू। वे रोज हमारे लिए बर्तन बनाते हैं और रोज उन बर्तनों में हम भोजन खा करके और उन बर्तनों को फेंक देते हैं। और अधिक स्पष्ट करते हुए फिर उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ मालू एक लता है जिसके पत्तों को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। उसी लता के सींकों के द्वारा उन पत्तों से पत्तल बना करके उन पत्तलों में हम भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद उन पत्तलों को फेंक दिया जाता है, उनसे खाद बनाई जाती है अथवा उन्हें गाय बैलों को खाने के लिए दे दिया जाता है। यह सुनकर के औरंगजेब बहुत प्रसन्न हुआ। दूसरे दिन राज दरबार में पुरिया नैथानी को बुला करके उनका विशेष स्वागत सत्कार किया गया और उन्हें बहुत अधिक सम्मानित करके वापस गढ़वाल भेजा। श्रीनगर या जुन्नारदार अर्थात जनेऊ वाले ब्राह्मण को विशेष पुरस्कार दे करके औरंगजेब अपने आप को बहुत अधिक प्रसन्नता से भरा हुआ महसूस करने लगा। मित्रों, अगली जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह भी अत्यंत रोचक है। हुआ यूं कि 1709 में कुमाऊं के राजा जगत चंद ने एक विशाल सेना लेकर गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेदिनी शाह का देहावसान हो चुका था, फतेह शाह राजा बन चुके थे। गढ़वाल की सेना जयचंद का मुकाबला करने में असमर्थ थी। इस ऐसी स्थिति में पुरिया नैथानी ने राजशाही को बचाना अपना प्रथम कर्तव्य समझा और राजा को देहरादून भेज दी। अपनी व्यावहारिक बुद्धि से उन्होंने जगत चंद्र के सामने इस तरह से तर्क दिया कि आप और गढ़वाल का राजा इस भारत भूमि के लिए बहुत अधिक पूजनीय और प्रशंसनीय है और एक छोटी सी धरती के लिए इस प्रकार लड़ना उचित नहीं है, और साथ ही इतने निकट पड़ोसी होने के नाते आप दोनों का कर्तव्य बनता है कि आप मिल करके इस उत्तराखंड की भूमि का विकास करने की कृपा करें। और इस प्रकार उन्हें अपनी बातों में लाते हुए उनका बहुत अधिक स्वागत सत्कार किया और उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया। जगत चंद्र उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उन्होंने श्रीनगर का राज्य ब्राह्मण समझ करके और पुरिया नैथानी को दान कर दिया और अपनी सेना लेकर वापस चले गए। यहाँ तक कि सीमावर्ती गांवों को भी उन्होंने पुरिया नैथानी को भेंट कर दिया और इस प्रकार पुरिया नैथानी ने अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर गढ़वाल राज्य को बर्बाद होने से एक बार फिर से बचा लिया। मित्रों, 1715 में राजा फतेह शाह की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उनके बेटे दलीप शाह गद्दी पर विराजमान हो गए, लेकिन 9 माह के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं था, परंतु उनकी रानी गर्भवती थी। मंत्रियों में मतभेद के कारण गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तब पुरिया ने उनके मध्य समझौता करवाया और दलीप शाह के छोटे भाई उपेंद्र शाह को गद्दी पर बैठाया। यह निश्चय किया गया कि यदि रानी का बेटा हुआ तो गद्दी पर बैठेगा और बेटी हुई तो उपेंद्र शाह ही राजा बनेंगे। समय आने पर रानी के पुत्र हुआ और नवजात प्रदीप शाह को नया राजा बनाया गया, परंतु इस समय तक मंत्रियों के मतभेद बहुत बढ़ गए और नवजात राजा की तथा पुरिया नैथानी की हत्या की योजना बनने लगी।
पुरिया नैथानी ने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रबंध करके नवजात राजा को अपने गांव नैथाना भेज दिया और कई बार तो उन्हें बचाने के लिए खतरा होने पर जंगल में भी छिपाए रखा। पुरिया नैथानी ने उस समय के दुष्ट मंत्रियों, जो 5 भाई कटहत के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उनमें फूट पैदा करवा दी और आपस में लड़वा करके ही मरवा दिया। इससे पूर्व इन कटहतों ने शंकर डोभाल की भी हत्या कर दी थी और आगे भी अपनी इन कुमंत्रणाओं को जारी रखना चाहते थे, लेकिन पुरिया नैथानी के सामने उनकी एक न चली और वे एक एक करके मृत्यु के ग्रास बन गए। और इसके पश्चात ये कहते हैं कि पुरिया अपने गांव चले गए और बहुत समय तक वहां रहे। 1747 में राजा प्रदीप शाह ने उन्हें पुनः दरबार में बुलाया। इस समय तक उनकी आयु लगभग 100 साल की हो चुकी थी। प्रदीप शाह का उन पर बहुत विश्वास था और प्रदीप शाह इस समय कुमाऊं पर आक्रमण करना चाहते थे और इसके लिए वे पुरिया नैथानी से बातचीत करना चाह रहे थे। राजा के आग्रह पर अपने लाव लश्कर को लेकर के पुरिया नैथानी जुनियारगढ़ पहुंचे और वहां युद्ध में घायल हो गए। बाद में गढ़वाल और कुमाऊं में संधि हो गई। इस संधि को करवाने में भी पुरिया नैथानी का बहुत बड़ा हाथ था। घायल पुरिया जब ठीक हो गए तो उन्होंने राजा से कह करके रामगंगा के किनारे एक किला बनवाया और कहा कि जब तब गढ़वाल और कुमाऊं में युद्ध होते रहते हैं और गढ़वाल की राजधानी से वहां तक सेना पहुंचने में, रसद पहुंचाने में, युद्ध सामग्री पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत अधिक जान और माल की हानि होती है। ऐसे में वहां पर एक किला बनवाया और जिसमें 500 सैनिकों के लिए हर समय युद्ध सामग्री और रसद उपलब्ध करवाने की बात कही। किले के अंदर मौजूद रसद सामग्री और युद्ध सामग्री से सेना लगभग 8 महीने तक युद्ध को जारी रख सकती थी और तब तक यहाँ से सेना वहां पर अच्छी प्रकार से पहुंच सकती थी। अपनी यह अंतिम सलाह देकर पुरिया राजकीय सेवा से मुक्त होकर अपने गांव चले गए और वहां पर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। वर्तमान में उनके वंशज हल्दू खाता कोरदार में आज भी रहते हैं। मित्रों, यह थी कथा पुरिया नैथानी की, जिन्होंने गढ़वाल राज्य की समृद्धि में तो वृद्धि की ही, समय समय पर राज्य को कठिनाइयों से भी बचाया। इसीलिए वे आज भी पूजनीय है, स्मरणीय है और गढ़वाल के चाणक्य माने जाते हैं। मित्रों, कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। शीघ्र ही हम ऐसी ही एक रोचक कथा को लेकर के पुनः आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और कथा सुनते रहिए। धन्यवाद।